हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग जैक बोर्ड क्लास 10 का मॉडल सेट पेपर 2 का सॉल्यूशन देखेंगे। बच्चों देखो यहाँ पे सेक्शन ए में कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ए बी एंड माइनस ए माइनस बी। बच्चों यहाँ पे हम लोग फिर से डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। डिस्टेंस फार्मूला मैंने आपको बताया है कैसे निकालते हो, अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर जोड़ y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो आप इसको ए और बी पॉइंट्स मान लो, ए का कोऑर्डिनेट ए स्मॉल बी और बी का कोऑर्डिनेट माइनस ए और माइनस बी दिया हुआ है स्मॉल माइनस ए माइनस स्मॉल बी। तो आप इससे डिस्टेंस निकाल सकते हो। इसको x1 y1 इसको x2 y2 मान के अंडर रूट x2 माइनस x1 तो माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो माइनस ए माइनस 2a का होल स्क्वायर हो जाएगा 4a स्क्वायर और माइनस बी माइनस 2b का होल स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। देखो यहाँ दोनों में से 4 अगर हम कॉमन ले ले, ये 4 अगर कॉमन ले ले अंदर में, तो अंदर में देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बचेगा और 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, तो 2 इंटू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सेकेंड क्वेश्चन देखो बच्चों, कह रहा है कि इफ 15 cot a इक्वल टू 8 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cos a। ओके, तो बच्चों 15 cot a बराबर 8 दिया है, तो cot a बराबर जो हो जाएगा 8/15 हो जाएगा। ठीक, अब आप यहाँ पे क्या करो, रेशियो नंबर को k मान लो। अगर रेशियो नंबर को हम k मानते हैं तो यहाँ पे देखो cot थीटा जो होता है b/p होता है, तो b जो होगा 8k हो जाएगा और p जो होगा 15k होगा, b फॉर बेस और p फॉर परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब इस दोनों की मदद से आप क्या निकालो, h निकाल लो। क्या निकालो, h निकालो। तो h बराबर देखो अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर हो जाएगा, अंडर रूट 8k का होल स्क्वायर प्लस 15k का होल स्क्वायर। तो ये दोनों का स्क्वायर करोगे तो 289k स्क्वायर आएगा और इसका स्क्वायर रूट जो होगा बच्चों 17k होगा। ओके, अब आप देखो यहाँ पे आराम से क्या कर सकते हो, cos a निकाल सकते हो। cos a बराबर b/h होता है, तो b फॉर बेस, तो बेस हो गया 8k और h हो गया 17k बराबर 8k/17k, k कैंसिल हो जाएगा तो 8/17 आंसर होगा। ओके, चलो इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या कह रहा है कि एवेल्युएट साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 प्लस कॉस 60। बच्चों आपको पता होना चाहिए कि साइन 60 की जो वैल्यू होती है वो रूट 3/2 होता है, कॉस 30 की जो वैल्यू होती है वो भी रूट 3/2 होता है, साइन 30 1/2 होगा और cos 60 1/2 होगा। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देना है। देखो रूट 3/2 इंटू रूट 3/2 प्लस 1/2 इंटू 1/2, रूट 3 को रूट 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 होगा, तो 3/4 प्लस 1/4, तो ये आंसर 1 आ जाएगा, 4/4 बराबर 1। फिर देखो बच्चों यहाँ पे सेकंड में कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में कि एक्सप्रेस साइन 67 प्लस कॉस 75 इन टर्म्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल बिटवीन 0 एंड 45 डिग्री। बच्चों 0 एंड 45 डिग्री के बीच आपको ये दोनों को कन्वर्ट करना है, 67 और 75 को। तो बच्चों हम 67 को क्या लिख दिए हैं, 90 माइनस 23, 90 में से 23 जाएगा तो 67 होगा और यहाँ पर 75 को आप लिख सकते हो 90 माइनस 15। अब यहाँ पे आप फार्मूला लगा दो, साइन 90 माइनस थीटा। बच्चों साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो कॉस थीटा होता है और कॉस 90 माइनस थीटा जो होता है वो साइन थीटा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो साइन 90 माइनस थीटा कॉस 23, कॉस 90 माइनस थीटा, देखो साइन 15। अब ये देखो 23 और 15 जो है 0 एंड 45 के बीच में लाई कर रहा है, तो यही आंसर करेक्ट होगा। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 5 में देखो बच्चों क्या बोल रहा है कि द सैलेंट हाइट of a cone is 16 centimeter and the radius of the base is 14 centimeter. Okay, find the curved surface area of the cone. बच्चों curved surface area जो होता है that is CHA, वो कोन का पाई आर एल होता है। ओके, तो यहाँ पे हमें सैलेंट हाइट भी दे दिया है, रेडियस भी दे दिया है, तो सिंपल सा फार्मूला लगा देंगे, कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल। तो पाई का वैल्यू देखो 22/7, आर की वैल्यू 14 और एल की वैल्यू 16, तो आंसर जो होगा 704 हो जाएगा। ओके, इसके बाद देखो बच्चों नेक्स्ट है फाइंड द मीन ऑफ x माइनस ए, एक्स और x प्लस ए। तो बच्चों x माइनस ए, एक्स और x प्लस ए का मीन होगा, तो मीन क्या करते हो, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन, हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे सम ऑफ ऑब्जर्वेशन देखो क्या हो जाएगा, x माइनस ए, एक्स और x प्लस ए, और इसमें 3 से डिवाइड करोगे तो आंसर जो होगा x हो जाएगा। ठीक है ना, ये देखो आंसर क्या हो जाएगा, x। क्लियर है ना। इसके बाद देखो हम लोग नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 7। ओके, तो 7 नंबर में देखो बच्चों क्या कह रहा है कि 4 balls आर डिफेक्टिव।
ठीक है ना। फोर्स बॉल और क्या है, डिफेक्टिव इन अ ग्रुप ऑफ 20 बल्ब्स, ठीक है, एंड वन बल्ब इज ड्रॉन एट रेंडम फ्रॉम दिस ग्रुप, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस बल्ब इज डिफेक्टिव एंड नॉट डिफेक्टिव। बात समझ रहे हो ना, कि 4 bulbs are defective in a group of 20 bulbs, one bulb is random drawn at random from this group, and what is the probability of bulb is defective। कह रहा है कि 20 बल्ब के ग्रुप में 4 बल्ब जो है बच्चों डिफेक्टिव है और एक बॉल अचानक से उस ग्रुप से निकाला जा रहा है, तो आपको बताना है कि उस डिफेक्टिव बल्ब की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक है, और नहीं डिफेक्टिव होने वाली बल्ब की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। बात समझ रहे हो ना। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बल्ब, देखो टोटल बल्ब की संख्या 20 है, तो नंबर ऑफ एस जो हो जाएगा वो 20 होगा, और डिफेक्टिव बल्ब चूंकि यहाँ पर 4 है तो इसकी प्रोबेबिलिटी जो होगी, पहले आप नंबर ऑफ ई निकालो, डिफेक्टिव बल्ब का 4 होगा, तो प्रोबेबिलिटी देखो एन ऑफ ई अपॉन एन ऑफ एस होता है। प्रोबेबिलिटी क्या होता है बच्चों, एन ऑफ ई अपॉन एन ऑफ एस। बात समझ रहे हैं कि नहीं। तो यहाँ पर एन ऑफ ई हो जाएगा 4 और एन ऑफ एस हो जाएगा 20, तो ये हो जाएगा डिफेक्टिव बल्ब की प्रोबेबिलिटी 1/5, और नॉट डिफेक्टिव बल्ब की जो प्रोबेबिलिटी होगी बच्चों वो 1 माइनस डिफेक्टिव बल्ब की प्रोबेबिलिटी होगी, क्योंकि प्रोबेबिलिटी होने और प्रोबेबिलिटी नहीं होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है दोनों की सम ये हमेशा 1 होता है। बात समझ रहे हैं कि नहीं। तो 1 में से आपको 1/5 क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। बात समझ रहे हैं कि नहीं। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 8 में देखो कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट 4, -3, 8, 5 इंटरनली इन द रेशियो इतना। ओके, तो देखो यहाँ पे जो ए और बी दिया है, ए का कोऑर्डिनेट 4 -3, बी का कोऑर्डिनेट 8 और 5 दिया है, और यहाँ पे पी पॉइंट हम लोग मान लिए हैं एक्स वाई, जो इसे 3:1 के रेशियो में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। बात समझ रहे हो ना। 3:1 के रेशियो में तो m का मान 3 एंड n का मान 1 हो जाएगा बच्चों। ये इंटरनल सेक्शन फार्मूला, इंटरनल सेक्शन फार्मूला में आप निकालोगे पी एक्स वाई बराबर mx2 + nx1 बटा m + n, my2 + ny1 बटा m + n, और बस आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे वैल्यू जो है पुट कर देना है। m का वैल्यू 3, ये x1 y1, ये x2 y2, तो mx2 + nx1, इस तरह से आप x1 y1 x2 y2 का इस फार्मूला में वैल्यू पुट करोगे, तो जो वैल्यू आएगा बच्चों वो 7 और 3 आएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि ये दोनों पॉइंट को मिलाने वाला जो लाइन है वो उसका जो रेशियो बोल रहे हैं किस पॉइंट पे 3:1 के रेशियो में डिवाइड करेगा, तो इस लाइन को 7 और 3 पॉइंट्स पर 3:1 के रेशियो में क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो करेक्ट आंसर जो होगा कोऑर्डिनेट 7 एंड 3 होगा। ओके, इसके बाद देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 में देखो क्या कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट द फॉलोइंग 3 पॉइंट्स आर कॉलिनियर। तो बच्चों 3 पॉइंट्स कॉलिनियर तभी होगा जब इससे बने ट्रायंगल का एरिया 0 होगा। तो ट्रायंगल का एरिया देखो क्या होता है, 1/2 x1 × y2 - y3 + x2 × y3 - y1 + x3 × y1 - y2 बराबर 0। तो आपको कुछ नहीं करना है, ये x1 y1 x2 y2 x3 y3 का वैल्यू यहाँ पर हमें पुट करना है। जब हमें x1 y1 x2 y2 x3 y3 की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, तो चूंकि तीनों पॉइंट्स कॉलिनियर तभी हो रहा है जब इसका एरिया 0 होगा, तो हम सबको 0 से जब कंपेयर करेंगे तो हमारे पास लास्ट में 18 बराबर 6 के देखना कैलकुलेशन करके आएगा, तो k बराबर 3 हो जाएगा। इसका मतलब k के 3, अगर यहाँ पर k बराबर 3 रखोगे तो ये तीनों जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो कॉलिनियर होंगे। क्या होंगे, कॉलिनियर। कॉलिनियर का मतलब ये तीनों पॉइंट्स ए बी सी एक ही लाइन पर होंगे। बात समझ रहे हो ना, कोई दिक्कत। चलिए इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को समझते हैं, ठीक है ना। 10 में देखो कह रहा है कॉन्ट्रैक्टर इंस्टॉल अ स्लाइड, ठीक है ना। एक कॉन्ट्रैक्टर है जो एक स्लाइड को इंस्टॉल कर रहा है 1.5 मीटर हाई, जिसकी ऊंचाई 1.5 मीटर है, विच इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, जो 30 डिग्री पे इंक्लाइंड है विद द ग्राउंड। फॉर द चिल्ड्रेन टू प्ले फाइंड द लेंथ ऑफ द स्लाइड, ठीक है ना। हमसे इस स्लाइड का लेंथ पूछ रहा है, क्योंकि यहाँ पर बच्चे क्या होंगे, देखो यहाँ पे फिसलेंगे ना बच्चे, स्लाइडिंग करेंगे, तो स्लाइडिंग का लेंथ हम लोग मान लेते हैं L। अब देखो इस ये जो आपका दिया हुआ है स्लाइड, ये स्लाइड और इसको जो फिट किया गया है वॉल से, इसके लंबाई दे दिया है कितना, 1.5 मीटर। देखो ये हाइट दे रहा है ना,
तो ये देखो हाइपोटेनस और ये देखो परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर में क्या रिलेशन होता है, तो साइन का रिलेशन होता है। तो हमने यहाँ पे साइन 30 लगाया है, साइन 30 परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो देखो साइन 30 1/2 हो गया, यहाँ परपेंडिकुलर 1.5, हाइपोटेनस AC L हो गया, तो L तो पूछ रहा था, तो L हो गया 3 मीटर। समझ रहे हो ना। चलो इसके बाद जो है नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में देखो क्या कह रहा है। 11 में कह रहा है साइन 3A बराबर कॉस A माइनस 26 एंड 3A एक एक्विट एंगल है, आपको फाइंड करना है वैल्यू ऑफ A। तो बच्चों आप लिखोगे साइन 3A बराबर कॉस A माइनस 26, और देखो साइन 3A, तो 3A को आप लिख सकते हो ना 90 माइनस 3A कॉस 90 माइनस 3। क्यों लिख सकते हैं बच्चों, तो कॉस 90 माइनस थीटा जो होता है वो साइन थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो आप साइन थीटा को कॉस 90 माइनस थीटा लिख सकते हो, साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा। तो मैंने वही चीज यहाँ पर किया है कि साइन 3A को लिख दिया कॉस 90 माइनस 3A बराबर कॉस A माइनस 26 रहने दिया, दोनों तरफ से कॉस कंपेयर कर दिए, तो 90 माइनस 3A बराबर A माइनस 26। इस तरह से A एक तरफ चला जाएगा, संख्या एक तरफ आ जाएगा, तो A का मान 39 आएगा, और यही आंसर्स करेक्ट होंगे। ओके, हमसे पूछा है ना A का वैल्यू फाइंड करना, तो A की वैल्यू 39 आएगा। चलो इसके बाद देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है। एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना है जिसका साइड 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है। इसके बाद बोल रहा है अनदर ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करो सिमिलर टू, जिसका साइड 7/5 टाइम्स द करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ गिवन ट्रायंगल। बच्चों ये क्वेश्चन को बनाने के लिए हम सिंपल सा कहानी बताते हैं। सबसे पहले आप क्या करना, 5 सेंटीमीटर का एक साइड ड्रॉ करना, इसके बाद यहाँ से एक 6 सेंटीमीटर का आर्क काटना, यहाँ से 7 सेंटीमीटर का आर्क, और ये दोनों को आपको क्या करना है, मैच कर देना है। फिर यहाँ पे क्या करना है, एक एक्यूट एंगल बनाना है, एक्यूट एंगल बनाना है। इसके बाद इसको आप 7 भाग में डिवाइड करना, 1 2 3 4 5 6 7। देखो ये 7 भाग में हमें क्या करना है, डिवाइड कर देना है। बात समझ रहे हो ना, कितने भागों में डिवाइड करेंगे बच्चों, 7 भाग में। और यहाँ पर आप ध्यान देना कि ये 7वां जो भाग है, ठीक है ना, ये 7वां जो भाग है आपको कुछ नहीं करना है, इसको इससे मैच करना है, ठीक है ना। देखो कितना दिया है, 7:5 के रेशियो में दिया है ना। तो यहाँ पर देखो मैंने ये फिगर बनाया है, मैं आपको इस फिगर में ही समझाता हूँ। जैसे देखो यहाँ पे मैंने ABC एक ट्रायंगल बना लिया, A की जो लेंथ है वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर, ये दिया है। हमने फिर 6 सेंटीमीटर का आर्क लिया था, और इसको हमने ले लिया है 7 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये कितना लिया है, 7 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पे 7:5 है, तो मैंने क्या किया कि ये जो 7 वाला ये 5 वाला जो पार्ट था ना, ये 5, इस 5 पॉइंट को हमने यहाँ से जोड़ दिया है। बात समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे जोड़ दिया इसको इससे। अब ध्यान देना, अब क्या करना है, आपको प्रोटेक्टर की मदद से ये एंगल को मेजर करना है, और ये एंगल जो है जितना साइज का यहाँ पे ये एंगल आप ड्रॉ करोगे, वही एंगल जो है बच्चों यहाँ पर आपको ड्रॉ करना है। यहाँ पे ड्रॉ करके हमें क्या करना है, एक लाइन को यहाँ इस एंगल पे एक लाइन ड्रॉ करना है, जो इससे क्या बनेगा, पैरेलल बनेगा। अब आप देखो ये ट्रायंगल जो आपने बनाया था ABC, इस पॉइंट को हमने क्या मान लिया, C। तो यहाँ पे जो एंगल होगा बच्चों, वो एंगल आपको क्या करना है, ये पॉइंट जहाँ पे मिला है वहां पे आपको ड्रॉ करना है। ड्रॉ करके यहाँ से फिर एक लाइन को क्या करना है, ड्रॉ करना है। तो ये ABC मेन ट्रायंगल हो गया, बात समझ रहे हो ना। और ये जो हो गया B' हो गया, ये क्या हो गया, B' हो गया। और ये जो हो जाएगा आपको बच्चों C' लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं। तो एक ट्रायंगल ABC बना और एक AB' C' बना, जो ABC के क्या है, सिमिलर है। तो आपको इस तरीके से क्या करना है, ये कंस्ट्रक्शन बनाना है। ओके, बात समझ रहे हो ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, 13 में क्या बोल रहा है कि ड्रॉ ए सर्किल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, कंस्ट्रक्ट अ पेयर ऑफ टेंजेंट टू द सर्किल फ्रॉम ए पॉइंट 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर। आपको क्या करना है, 6 सेंटीमीटर का सर्किल ड्रॉ करना है। इसके बाद बोल रहा है कंस्ट्रक्ट अ पेयर ऑफ टेंजेंट, बोल रहा है सर्किल के सेंटर से 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे आपको इस सर्किल पे टेंजेंट को ड्रॉ करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप क्या किए, 6 सेंटीमीटर का एक सर्किल ड्रॉ कर लिए। फिर हम इसके सेंटर O से 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस में एक पॉइंट A कंसीडर किए। यहाँ से एक पॉइंट A आपको कंसीडर कर लेना है, पहले सर्किल ड्रॉ करना है। इसके बाद यहाँ से 10 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ करना है। इसके बाद आपको इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर
जहां पे मिलेगा इस पॉइंट पे, इसको और इसको आप रेडियस मान के एक दूसरा सर्किल आपको ड्रॉ करना है, और यहां से आपको इस पर और इस पर क्या करना है, टेंजेंट को ड्रॉ कर देना है। वही चीज मैंने इसमें किया है। 6 सेंटीमीटर का सर्किल ड्रॉ किया, यहां से 10 सेंटीमीटर का लेंथ लिया, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया, इसको सेंटर माना, और यहां से फिर एक आर्क लेके इसके सेंटर से होते हुए एक सर्किल बना दिया, और जहां पे ये मिला यहां से इस पॉइंट को और इस पॉइंट को हमने टच कर दिया, तो यही रिक्वायर्ड टेंजेंट बना। बात समझ रहे हो ना? इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 14 में देखो बच्चों क्या कह रहा है कि a die is thrown once, find the probability of getting following a number greater than 5। देखो बच्चों जब आप डाई को फेंकोगे कितना से, डाई को फेंकोगे तो देखो यहाँ पे सैंपल स्पेस जो आएगा 1 2 3 4 5 6 आएगा। डाई का मतलब छक्का, डाई का मतलब बच्चों छक्का, तो सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा 6। अब हमसे क्या क्या प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, बोल रहा है अ नंबर ग्रेटर देन 5। तो हमने इवन एक घटना मान लिया जो 5 से बड़ा है, तो 5 से बड़ा कौन है बच्चों, 6। तो इसकी जो नंबर ऑफ इवेंट्स निकलेगा एन ऑफ इवन वो 1 निकल जाएगा, और इसकी प्रोबेबिलिटी एन ऑफ इवन अपॉन एन ऑफ एस तो 1/6 निकलेगा। बात समझ रहे हो ना? उसी तरह E2 अगर देखो तो E2 क्या हो जाएगा, 2 4 6। क्यों? क्योंकि एन इवन नंबर है, तो इवन नंबर इसमें कौन कौन आएगा, 2 4 6। तो इसका घटना कितने हो गया, एन ऑफ E2 3, तो P ऑफ E2 हो जाएगा 3/6 बराबर 1/2। अब देखो बच्चों यहाँ पर क्या बोल रहा है, कंपोजिट नंबर का प्रोबेबिलिटी। चलो मैंने कंपोजिट नहीं निकाले, यहाँ पे निकाल के बताता हूँ। सबसे पहले आपको ये समझना है बच्चों कंपोजिट नंबर होते किसे हैं, किसे कहते हैं। तो बच्चों याद रखना है, नंबर दैट इज डिविजिबल बाय अ नंबर अदर देन 1 एंड द नंबर इटसेल्फ इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। ठीक है ना? जैसे कि 2 4 6 ये सब क्या है, कंपोजिट नंबर है। ठीक है ना? क्या है बच्चों? अच्छा यहाँ पे दो कंडीशन हम क्या बोल रहे हैं, नंबर दैट इज डिविजिबल बाय द नंबर अदर देन 1 एंड द नंबर इटसेल्फ इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। जैसे यहाँ पे 4 और 6 जो होगा बच्चों ये कंपोजिट नंबर होगा। ठीक है ना? क्योंकि ये तो आप ले रहे हो किससे, 1 से और इटसेल्फ। अच्छा 1 एंड इटसेल्फ जो हो जाएगा, 1 एंड इटसेल्फ वाली जब हम बात करते हैं तो इसको हम बोलते हैं प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं बच्चों, प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर इसमें कौन कौन होगा, तो 1 तो प्राइम नंबर है नहीं, तो 2 हो जाएगा प्राइम नंबर होगा, 3 होगा प्राइम नंबर, 5 होगा प्राइम नंबर। तो यहाँ पे जो होगा बच्चों कंपोजिट नंबर क्या हो जाएगा, तो कंपोजिट नंबर मात्र 2 और 2 नहीं होगा, सॉरी 2 आपका प्राइम है, तो कंपोजिट नंबर 4 और 6 होगा। तो आपका जो E3 घटना बनेगा वो 4 और 6 का बन जाएगा। तो एन ऑफ E3 जो हो जाएगा बच्चों, एन ऑफ E3 ये कितना हो जाएगा 2, और एन ऑफ E3 2 होगा, तो P ऑफ E3 कितना निकालोगे, P ऑफ E3 जो हो जाएगा 2/6। तो 2/6 निकालेंगे तो ये 1/3 होगा। तो याद रखना कंपोजिट नंबर जिसका देखो एक से ज्यादा फैक्टर हो, जिसका एक से क्या हो बच्चों, ज्यादा फैक्टर हो। कंपोजिट नंबर किसको कहोगे, द नंबर विच हैज मोर देन 1 फैक्टर। ठीक है ना? प्राइम नंबर हो जाएगा द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ, 1 एंड इटसेल्फ। याद रहेगा ना? तो कंपोजिट नंबर इसमें कौन कौन होगा, 4 6। यहाँ पे बच्चे गलती कर बैठते हैं, 2 को भी कंपोजिट नंबर मानते हैं। ठीक है ना? अभी मेरे भी दिमाग में आ रहा था, लेकिन 2 कंपोजिट नंबर नहीं है। यहाँ पे 2 3 और 5 प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर का पूछेगा तो फिर 3/6 करेंगे, कंपोजिट नंबर है तो 4 और 6 कंपोजिट नंबर है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 2/6 होगा जो कि 1/3 होगा। चलो आगे का सवाल समझते हैं। 15 नंबर देखो 15 में क्या बोल रहा है बच्चों कि द एंगल ऑफ एलिवेशन, सेक्शन सी स्टार्ट हो गया ना, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर 30 डिग्री दिया है, एंड फ्रॉम द फुट ऑफ बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर दिया है 60 डिग्री। इफ द हाइट ऑफ टावर 50 मीटर देन फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग। ध्यान देना बच्चों, सबसे पहले द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम फुट ऑफ टावर। देखो ये टावर है, टावर का हाइट सबसे ऊंचा होगा, बिल्डिंग छोटा होगा। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कहां से बन रहा है, टॉप ऑफ बिल्डिंग। देखो बिल्डिंग का टॉप ये है, फ्रॉम द फुट ऑफ टावर ये है, तो ये बनाया 30 डिग्री। फिर बोल रहा है फ्रॉम द फुट ऑफ बिल्डिंग, देखो बिल्डिंग का फुट ये है और टॉप ऑफ टावर, टावर का टॉप ये है, तो यहां से बनाया 60 डिग्री। देखो 60 डिग्री। इफ द हाइट ऑफ टावर 50 मीटर, देखो ये पूरा हाइट कितना दिया है 50 मीटर, देन फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग, ये हाइट हमसे पूछ रहा है। तो बच्चों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम फार्मूला लगा देंगे। देखो
सबसे पहले आपको ये चाहिए तो ए बी, तो ए बी निकालने के लिए हमें बीसी की जरूरत है, तो हम बीसी निकालने के लिए क्या करते हैं, बीसीडी ट्रायंगल में कंसिडर करेंगे। उससे पहले आप लिख देना ए बी जो है बिल्डिंग है, सी डी जो है टावर है, वगैरह वगैरह, ठीक है ना। तो बीसीडी में देखो परपेंडिकुलर और बेस में क्या रिलेशन होता है, 10, तो हमने लगा दिया 10 60 डिग्री, तो 10 60 देखो डीसी बाय बीसी, इससे आप बीसी निकाल लिए, ठीक है ना। देखो बीसी आपने निकाल लिया ना यहाँ पर 50/√3 मीटर। अब हम ट्रायंगल एबीसी में कंसिडर करेंगे, एबीसी में एबी निकालने के लिए हमें एबी और बीसी में फिर से 10 का रिलेशन लगाना होगा, तो 10 30 बराबर एबी बाय बीसी, तो 1/√3 बराबर एबी की जगह पे क्या लिखोगे h, और बीसी की जगह पे लिखोगे 50/√3, ये √3 ऊपर चला जाएगा तो मल्टीप्लाई करोगे तो 3 √3 × √3 3, तो 3h बराबर 50, तो h बराबर 50/3 बराबर 16.66 मीटर आंसर होगा। देखो सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकेंड देखो बच्चों क्या बोल रहा है 16 नंबर की हेमिस्फेरिकल ब्लॉक इज प्लेस्ड ऑन ए टॉप ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक साइड 7 सेंटीमीटर, व्हाट कैन बी मैक्सिमम डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेयर। ध्यान देंगे बच्चों, कह रहा है कि एक जो है क्यूबिकल ब्लॉक है, ठीक है ना, और इसके ऊपर जो है बच्चों एक हेमिस्फेरिकल सरफेस को रखा गया है, ठीक है ना, टॉप को रखा गया है। तो बोल रहा है कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। तो देखो बच्चों ये क्यूब है, क्यूब में 6 सरफेस है, तो 6 सरफेस का सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 6a², और यहां से यहां तक देखो कितना होगा, हेमिस्फेयर का जो सरफेस होगा ये वाला सरफेस, ये 2πr² होगा। लेकिन बच्चों हम इसमें एक सरफेस माइनस कर रहे हैं πr², क्योंकि जब आप टॉप व्यू देखोगे, ठीक है, किस चीज का टॉप व्यू, क्यूबिकल ब्लॉक का, तो उसका देखो ये सरफेस जो है हेमिस्फेयर का नीचे वाला सरफेस ढक लिया है, तो ये सरफेस क्या हो गया πr², तो एक πr² क्या करना पड़ेगा हमें, माइनस करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो वही मैंने यहाँ पे एक πr² क्या किया, माइनस किया, तो जो रिक्वायर्ड सरफेस निकल जाएगा वो 6a² प्लस πr²। अब आप यहाँ पे वैल्यू रख सकते हैं 6a², तो a देखो 7 है, 7 सेंटीमीटर है, तो 7 का स्क्वायर प्लस 22/7 हो जाएगा पाई का वैल्यू, और आर की वैल्यू 7/2। देखो ये डायमीटर पूछा है ना, मैक्सिमम डायमीटर, तो देखो सर्किल को अगर हम क्यूब पे प्लेस करेंगे तो क्यूब का एक साइड ये डायमीटर को क्या करेगा, कवर करेगा, तो एक आंसर तो यहीं पे हो गया कि मैक्सिमम लेंथ ऑफ डायमीटर 7 सेंटीमीटर और रेडियस कितनी हो जाएगी 7/2। तो इस तरीके से आप इसका आंसर निकालोगे 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है जूस सेलर यूज टू गिव मिल्क। अरे पापा ये तो जूस सेलर है और क्वेश्चन में बोल दिया है मिल्क बेच रहा है, जूस सेलर को तो जूस बेचना चाहिए ना कोई बात नहीं। टू हिज कस्टमर फ्रॉम द ग्लास ऑन इन द फिगर, ये देखो ग्लास का शेप है कुछ इस तरीके से, देखो ऐसा है, और ये ग्लास जो है ना चीटिंग वाला ग्लास लग रहा है क्योंकि नीचे से सरफेस कुछ ऐसा कर दिया है। तो देखो यहाँ वाला इतना सरफेस हेमिस्फेरिकल सरफेस जो है इसमें तो जूस आएगा नहीं, जूस केवल इतना ही पार्ट में आएगा, यहाँ ये इतना ही दूर में आएगा जूस, और ये जो है वेस्टेज है ना। तो हमसे पूछ रहा है कि जूस सेलर यूज्ड टू गिव मिल्क टू हिज कस्टमर फ्रॉम द ग्लास। चलो ये मिल्क बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, जूस बोलते हैं बेटर रहेगा, जूस सेलर जूस बेचेगा। द इनर डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल ग्लास जो है 5 सेंटीमीटर है, देखो इनर डायमीटर जो है दे दिया ये 5 सेंटीमीटर दे दिया है, और बट द लोअर बेस ऑफ द ग्लास हेड ए रेज हेमिस्फेयर, ये और ये हेमिस्फेयर शेप में है, ठीक है ना, ये कैसा शेप में है हेमिस्फेयर शेप में है। रिड्यूस द कैपेसिटी ऑफ ग्लास, इस ग्लास की कैपेसिटी को रिड्यूस कर रहा है। टोटल ग्लास की हाइट देखो 10 सेंटीमीटर है, तो फाइंड द एक्चुअल कैपेसिटी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं बच्चों, एक्चुअल कैपेसिटी निकालने के लिए एक्चुअल वॉल्यूम निकाल लेते हैं, ठीक है ना, इस ग्लास का। तो इस ग्लास का एक्चुअल वॉल्यूम जो निकलेगा, वॉल्यूम ऑफ फुल ग्लास ले लो माइनस कर दो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट। अब हमने क्या किया यहाँ पे फुल ग्लास का वॉल्यूम क्या कर दिया 22/7 πr² के रूप में वैल्यू पुट किया, अब -2/3 πr³ हेमिस्फेयर का जो वॉल्यूम होता है। इसके बाद देखो हमने यहाँ पे वॉल्यूम पूरा कैलकुलेट किया, अब देखो सारा डेटा रख के वॉल्यूम को कैलकुलेट करोगे तो इतना वॉल्यूम आएगा। तो फाइंड द एक्चुअल कैपेसिटी, यही ना हुआ जो वॉल्यूम रिमेनिंग बचा हमारा, फुल ग्लास का वॉल्यूम माइनस हेमिस्फेरिकल बॉल का वॉल्यूम को हमने क्या किया माइनस किया, तो 163.69 आएगा। तो एक बार आप कैलकुलेशन अपने से भी चेक कर लेना, ओके। चलो इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 19, देखो बच्चों 19 में कह रहा है फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। क्लास दिया है 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 to 80 और 80 to 90, 80 to 100।
20-20 का डिफरेंस है ना। फ्रीक्वेंसी दे दिया है बच्चों, मीन निकालना है तो मीन आपके लिए 3 मेथड है, जो सिंपल मेथड लगे वो आप निकाल दो, तो मैं शॉर्टकट मेथड से बनाया हूँ, ठीक है ना। मीन निकालने का समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। दूसरा आप एज्यूम मीन मेथड से अगर निकालना चाहते हो तो ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई, और डी आई निकालने का फॉर्मूला एक्स आई माइनस मीन को करते हैं। और यदि आप स्टेप डेविएशन मेथड से निकालना चाहते हैं तो ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन जो हो जाएगा समेशन ऑफ एफ आई इंटू एच हो जाएगा, और यू आई का मान जो हो जाएगा बच्चों एक्स आई माइनस एक्स बट्टा क्लास ले लेंगे। क्लास बोले तो ये जो डिफरेंस होगा अपर लिमिट और लोअर लिमिट, और एच भी क्या होगा, क्लास ही होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का डिफरेंस। तो आपको जो मेथड सही लगे, मैंने शॉर्टकट मेथड से बनाया है। तो देखो क्लास और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ था, हमने क्या किया, क्लास मार्क निकाल लिया, ये दोनों को ऐड किया, 2 से डिवाइड किया, दोनों को ऐड किया, 2 से डिवाइड किया। इसके बाद देखो हमने यहाँ पे एफ आई एक्स आई निकाला, दोनों को प्रोडक्ट किया, सबका सम किया, तो समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई निकला अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। ओके, इसके बाद देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 में देखो क्या कह रहा है कि क्वेश्चन में बोल रहा है कि फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। क्लास इंटरवल दिया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। फ्रीक्वेंसी दिया है 5, 8, 20, 15, 7 और 5। बच्चों हमसे मीडियन पूछा है, तो मीडियन निकालने का फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ बट्टा एफ इंटू एच, ठीक है ना। तो बच्चों यहाँ पे हमें फ्रीक्वेंसी दिया है और हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पहले निकालना होगा। बच्चों कैसे समझेंगे कौन फ्रीक्वेंसी कौन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, तो यदि डेटा इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिया हो तो मान लेना कि वो क्या है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। जो यहाँ इंक्रीजिंग ऑर्डर तो है नहीं, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी है, तो हमें फ्रीक्वेंसी से कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे, देखो फ्रीक्वेंसी यहाँ पर देखो 5, 8, 20, 15, 7, 5 दिया है, हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाएंगे, ये 5 लिखेंगे, फिर 8, 5, 13, फिर 13, 8, 20 और 33, 33, 15, 48, 48, 7, 55, 55, 5 और 60, ठीक है ना। तो ये 60 जो है इसका सम होगा, तो इसकी मदद से हम क्या निकालेंगे, n/2, तो n/2 हो गया 60/2, तो 60/2 हो गया बच्चों 30। तो 30 से ठीक बड़ा CF में ढूंढो, 33 होगा, 33 के सामने वाला को आप क्लास को घेर दो, ये लोअर लिमिट होगा, ये जो होगा बच्चों फ्रीक्वेंसी होगा, और इसके ठीक ऊपर वाला जो होगा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगा। तो देखो इसके बाद ये आपको फार्मूला दिया हुआ है m बराबर l प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। यही फार्मूला में आपको ये वैल्यू को क्या करना है, पुट करना है। बात समझ रहे हो ना। पुट करोगे तो देखो आंसर जो आएगा 28.5 आएगा। बच्चों एक क्वेश्चन ना पिछला सेट में छूट गया था 90 नंबर, जब मैंने वीडियो बना लिया अपलोड कर दिया तो मुझे दिखा कि एक क्वेश्चन और था 90 नंबर, ठीक है ना, मॉडल सेट पेपर 1 का। तो इस भी सवाल को देख लो कैसे बनाया जाएगा। इसमें भी देखो मीडियन ही पूछा है, मीडियन में क्लास दिया था 10 to 25, 25 से 40 से लेके फिर 85 से 100 तक दिया है, और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ था। सेम क्वेश्चन है पिछला सेकंड सेट वाले की तरह। यहाँ पे भी क्लास फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, हम CF निकाल लेंगे। CF कैसे निकालोगे, दोनों को ऐड करके CF कैसे निकालेंगे, ये 2 है, फिर 2 में 3 ऐड करना, फिर 5 में 7 ऐड करना, ऐड करते जाना, तो ये 30 आएगा। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी का सम 30 हो गया। इसके बाद आपको n/2 निकालना है, तो 15 से ठीक बड़ा देखो 18 के सामने वाला फ्रीक्वेंसी में f मानना, इससे ठीक ऊपर वाला को CF मानना, ये आपका L हो जाएगा। तो देखो ये L F CF H लिख के फार्मूला लगा देना, m बराबर L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H, ठीक है ना, और इसके बाद वैल्यू पुट करना। तो देखना आंसर आएगा 62.5। तो आई होप आपको सारा सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब वेट करो मॉडल सेट पेपर 3 का, इसके बाद हम लोग का मॉडल सेट पेपर 3 होगा, ठीक है ना। चलो वॉच करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।